नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय भूगोल के 5वें पाठ सागरीय धाराओं को लेकर प्रस्तुत है। आइए इस पाठ में देखते हैं कि किन बातों की चर्चा की गई है। थोड़ा याद करो, कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है? पदार्थ प्रवाही होने का क्या अर्थ है? प्रवाह निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं करके देखो। सामग्री, धातु का बड़ा ट्रे, स्पिरिट की बत्ती, पानी पर तैरने वाले रंगीन सितारे। धातु के ट्रे को स्टैंड पर रखकर उसमें पानी भरो, पानी कुछ स्थिर होने पर उसमें रंगीन सितारे छोड़ो, कुछ देर बाद पानी पर तैरने वाले सितारे स्थिर हो जाते हैं। इन सभी बातों का निरीक्षण करो। कुछ देर बाद ट्रे के एक कोने में बत्ती जलाकर वह भाग गर्म करो, निरीक्षण करो। निरीक्षण के बाद अपना मत कक्षा में प्रस्तुत करो। उसके लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। प्रारंभ में सितारों के निरीक्षण से क्या समझ में आया? पानी के तापमान में वृद्धि होते समय पानी में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखो कि सितारों की हलचल कैसे होती है। इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? धरातल पर ऐसी क्रियाएं कहाँ होती होंगी? ऐसी क्रियाएं कौन सी हैं? उनके क्या कारण हैं? अब इस प्रयोग का भौगोलिक स्पष्टीकरण करेंगे। प्रयोग करते समय तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगे वैसे वैसे पानी पर तैरने वाले सितारे भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे हैं। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसलिए कम तापमान वाला पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है। कुछ देर बाद तो सितारे वृत्ताकार दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। पानी के प्रवाह के कारण सितारों में हलचल होती है। बताओ तो, वर्ष 1992 में प्रशांत महासागर में एक अजीब घटना हुई। एक मालवाहक जहाज हांगकांग से अमेरिका की ओर निकला था। प्रशांत महासागर से यात्रा करते समय हवाई द्वीपों के पास जहाज के खिलौनों से भरा कंटेनर महासागर में गिर गया और टूट गया। इस कंटेनर में करीब 28,000 रबड़ से बने हुए खिलौने महासागर के पानी पर तैरने लगे। यह घटना 10 जनवरी 1992 के दिन हुई थी। इसके बाद एक अजीब घटना देखने में आई। करीब 10 महीने के बाद 16 नवंबर 1992 के दिन इनमें से कुछ खिलौने अलास्का के तट तक पहुंच गए। कुछ खिलौने बेरिंग जलडमरू मध्य से अटलांटिक महासागर की ओर बहकर वर्ष 2003 में अमेरिका के पूर्व तट तक पहुंचे और कुछ वर्ष 2007 तक यूरोप की पश्चिमी किनारे तक पहुंच गए। हवाई द्वीपों से कुछ, अब यहाँ पे देखो चित्र दिया गया है कि सागरों में खिलौनों के वितरण का मानचित्र। वो जो खिलौना था कहाँ गिरा था और कहाँ से कहाँ तक को किस किस जगह पे जा पहुंचा। देखो मतलब कहाँ पर जहाँ जहाँ ये रेखाएं दी गई हैं, लाल रेखाएं खींची गई हैं, वहाँ तक ये खिलौने पहुंच गए थे। हवाई द्वीपों से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर बहते हुए चले गए। खिलौने की यह यात्रा क्यों हुई? अब इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण। हलचलों के आधार पर सागरीय जल की 2 विभाग किए जाते हैं। समुद्र सतह से 500 मीटर नीचे, -500 मीटर, इसका मतलब समुद्र सतह से 500 मीटर नीचे, और -500 मीटर से अधिक गहरा समुद्री सतह से ऋण 500 मीटर गहराई तक का भाग पहला स्तर माना जाता है। इस गहराई तक सूर्य किरणें की ऊष्मा पहुंच सकती है। इस विभाग में सागरीय जल का संचार मुख्यतः तापमान एवं लवणता के कारण होता है। ग्रहीय पवनों के कारण सागरीय जल को संवेग प्राप्त होता है। क्षैतिज समानांतर सतही धाराएं। सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। सागरीय सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सतही धाराएं कहलाता है। इन धाराओं की गणना स्वेडरप नामक इकाई से होती है। स्वेडरप अर्थात 10⁶ घन मीटर प्रति सेकेंड का दर होता है। सागरीय जल की समानांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर धाराएं बहती हैं। ये धाराएं ग्रहीय पवनों के बड़े पैमाने का कारण काफी दूर तक ढकेली जाती हैं। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। आकृति क्रमांक 5.4, ये जो दूसरी तरफ चित्र दिखाया गया उसमें से देखना है। दिए गए मानचित्र का अध्ययन तुमने पहले भी किया है, फिर से देखो और आगे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखो।
सागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें विभिन्न प्रकार की सागरीय धाराओं को दिखाया गया है। अब आगे प्रश्न है कि सागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार कौन से दिखाई देते हैं। ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली धाराएं कौन से प्रकार की हैं। सागरीय धाराएं गोलाकार में बहते समय उनकी दिशाओं में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में कौन सा अंतर दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में दोनों प्रकार के प्रवाह एकत्र आते हैं वहां क्या होता होगा। दो अलग अलग प्रकारों की धाराओं का जहां संगम होता है वहां की तटीय प्रदेशों के पास मानवीय अधिवासों एवं वहां के व्यवसायों में क्या संबंध है। जल के तापमान, लवणता एवं घनता और वैसे ही ग्रहीय पवनों के कारण उत्पन्न होती हैं। साथ ही आगे दिए गए कारण भी सागरीय धाराओं के बहने की दिशा एवं उनकी गति के लिए उत्तरदायी हैं। क्या आप जानते हैं हिंद महासागर की धाराएं प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं के प्रतिरूप में समानता है, पर हिंद महासागर में प्रवाह चक्र अलग है। हिंद महासागर की ओर भूमि से घिरा हुआ है। विषुवत रेखा के कारण इस सागर के उत्तर एवं दक्षिण दो भाग होते हैं। इस महासागर पर मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिक है। ये पवनें ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती हैं, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में सागरीय धाराएं दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुसार बहती हैं और शीत ऋतु में इसकी विपरीत दिशा में बहती हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में सागरीय धाराएं दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुसार बहती हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में बहती हैं। महाद्वीपीय संरचना, तट के आकार के अनुसार सागरीय धाराओं की दिशा बदलती है। सागरीय धाराओं की सामान्य गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सागरीय धाराओं को गर्म और ठंडी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। सागरीय धाराओं का मानवीय जीवन पर प्रभाव, तटीय प्रदेशों में सागरीय धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं जिन्हें ठंडे प्रदेशों की तटों से गुजरती हैं वहां जलवायु गर्म हो जाती है। कुछ प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है। उदाहरण पश्चिम यूरोप, दक्षिणी अलास्का एवं जापान के तट के पास से बहने वाली गर्म धाराओं के कारण वहां की ठंड की तीव्रता कम हो जाती है और मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ के बंदरगाह ठंड में भी जमते नहीं। यदि सागरीय धाराएं नहीं होती तो समुद्र एवं महासागर का पानी स्थिर रहता। ऐसे पानी में सजीवों के लिए आवश्यक भोजन की पूर्ति नहीं होती। परिणामवश सागरीय जीवन एवं परिसंस्थाएं सीमित रह जाती। गर्म एवं शीत धाराएं जहां एकत्र आकर मिलती हैं उन भागों में वनस्पति, काइयां, शैवाल आदि की वृद्धि होती है। यह मछलियों का भोजन होता है, इसीलिए यहाँ बड़े पैमाने पर मछलियां आती हैं, उनका प्रजनन होता है। इसलिए ऐसे भागों में व्यापक मत्स्य क्षेत्र विकसित हुए हैं। अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास ग्रैंड बैंक, यूरोप महाद्वीप के पास डॉगर बैंक इसके कुछ उदाहरण हैं। गर्म एवं ठंडी धाराओं का जब संगम होता है तब उन क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे कोहरे जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। न्यू फाउलैंड द्वीप के पास गर्म गल्फ धारा और ठंडी लेब्राडोर धाराओं का संगम होता है, अतः घने कोहरे का निर्माण होता है। ठंडी धाराओं के कारण ध्रुवीय प्रदेशों से हिमशैल बहकर आते हैं। ऐसे हिमशैल सागरीय परिवहन के मार्ग में आ जाएं तो जहाजों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। सागरीय धाराएं जल परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। यदि सागरीय धाराओं के अनुसार परिवहन हो तो जहाजों की गति बढ़ती है और ईंधन की भी बचत होती है। यातायात का खर्च भी कम होता है। ठंडी धाराओं के पास के तटों पर वृष्टि की मात्रा कम होती है। उदाहरण के रूप में पेरू, चिली एवं दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका का मरुस्थलीय प्रदेश। गहरी सागरीय धाराएं 500 मीटर से अधिक गहरे जल में भी धाराएं होती हैं, उन्हें गहरे जल की धाराएं कहते हैं। गहरी धाराएं सागरीय जल से अलग अलग भागों के तापमान एवं घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें तापीय लवणता अभिसरण कहते हैं। ये मुख्यतः महासागर के नितल तक बहती हैं। ये सागर जल की सतह के नीचे नदियों की तरह सतत बहती हैं। अलग अलग भागों में पानी का तापमान भी गहरी सागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का कारण है। गर्म पानी की लवणता कम होती है और घनत्व भी। ऐसा पानी जब सतह पर आता है तब ठंडा और अधिक घनत्व का पानी नीचे जाता है। इस संचार के कारण धाराओं का निर्माण होता है। सामान्यतः ग्रीनलैंड एवं यूरोपीय महाद्वीपीय क्षेत्रों में सतही जलधारा अधिक गहराई की ओर बहती जाती है। यह जलधारा गहराई में ही अंटार्कटिका महाद्वीप तक बहती चली जाती है।
यहां से आगे उसका संचार सागरीय सतह की ओर होता है। इस प्रकार से संपूर्ण सागर के जल का पुनर्वितरण होता रहता है। ऐसे पुनर्वितरण के लिए 500 वर्षों का समय लग जाता है। ऐसे संचार को वाहक पट्टा संचार भी कहती हैं। गहरी सागरीय धाराओं का महत्व। ताप एवं लवणता से प्रेरित अभिसरण के कारण सागरीय जल में बड़े पैमाने पर हलचलें होती हैं। इस अभिसरण के द्वारा सागरीय जल सतह से नितल की ओर और नितल से सतह की ओर आता है। सतही भाग का गर्म जल नितल की ओर जाता है और नितल का पोषक तत्वों से समृद्ध जल ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं, अटलांटिक महासागर में सारगासो समुद्र सागरीय धाराओं के गोलाकार प्रवाह के कारण निर्मित एक भाग है। इसकी सीमाओं पर भूमि न होकर सागरीय धाराएं ही हैं। सागरीय धाराओं के चक्रीय प्रवाह के प्रतिरूप के कारण महासागर के कुछ भागों में ऐसी विशिष्ट स्थिति बनती है। ऐसे क्षेत्रों को ग्वायर्स कहती हैं। गार्सम सारगैसम नामक सागरीय घास के कारण इस समुद्र को यह नाम प्राप्त हुआ है। यहाँ सागरीय जल स्थिर होता है। यह समुद्र 1100 किलोमीटर चौड़ा एवं 3200 किलोमीटर लंबा है। यह हमेशा याद रखो, सागरीय धाराएं तट के पास नहीं बहती। सामान्यतः वह जलमग्न तट की निचली सीमा के पास से गुजरती हैं। सागरीय धाराओं की गति भले ही कम हो पर उसके साथ बहकर आने वाला पानी अत्यधिक होता है। पश्चिमी पवनों पछुआ के प्रभाव में मध्य अक्षांशों के आसपास सागरीय धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। विषुवत रेखीय धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसीलिए सागरीय धाराओं का एक चक्राकार प्रतिरूप तैयार होता है। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।